Hello and welcome to a new webinar by Agency Reporter. And today we have our guest as none other but Mr. Shahrikh Khan from NDTV India. Shahrikh Khan जो रामनाथ गोयनका अवार्डी हैं, नॉट एक बार नहीं दो बार, सन 2014 और 2015 में, और अपनी खास पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। आज हम उनसे चर्चा करेंगे कोविड-19 और उसकी रिपोर्टिंग, उसके कोविड-19 के बाद हमें मीडिया इंडस्ट्री और न्यूज इंडस्ट्री में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे उस सिलसिले में। तारिक भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने तो सब कुछ इतनी नजदीकी से देखा है, कोविड-19 की कवरेज जो आप कर रहे हैं और बाकी न्यूज चैनल्स कर रहे हैं, और न्यूज चैनल ही क्यों, आज की डेट में तो न्यूज चैनल और प्रिंट मीडिया और ऑनलाइन मीडिया के बीच में बहुत थिन लाइन रह गया है। हर जगह हमें वीडियो देखने को मिल जाता है, हर जगह हमें प्रिंट स्टोरी मिल जाती है। आपका क्या कहना है इसकी कवरेज कैसी रही है और आप इसके ऊपर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, शुरुआत तो अच्छी रही, क्योंकि जब ये मामला सामने आया तो लोगों की परेशानियां दिखाई गई, किस तरह की दिक्कतों से का वो सामना कर रहे हैं वो दिखाया गया, लेकिन बीच में थोड़ा सा ट्रैक से उतर गया। और इसका बहुत बड़ा श्रेय या कहा जाए जिम्मेदारी मोहम्मद साद पे भी जाता है, जो उस मरकज का हेड है, जो ये कह रहा था कि सिर्फ खुदा से डरने की जरूरत है, किसी इंसान से डरने की जरूरत नहीं है। तो वो खुद ही जा छुपा, और जो तबलीग से जुड़े लोग थे उन सबको, लोगों को पहले खुद आगे आकर के बताना चाहिए था कि ये है, आप हम लोगों का इलाज कराइए और मरकज को खाली कराइए। लेकिन वहां पर उसको आप जजमेंटल एरर कह लीजिए, आप उनको कॉन्फिडेंस का ना होना कह लीजिए, या आप उसको जहालत कह लीजिए। जब वो मामला सामने आया तो उसके बाद कोरोना मुसलमान हो गया। हर एक टीवी चैनल पे जो लोगों की परेशानी थी, चाहे वो लोग आनंद विहार बस अड्डे पे जमा थे या बाकी जगह जमा थे, सब लोग वो खबर बड़ी प्रमुखता से दिखा रहे थे। लेकिन उसके बाद कोरोना का सारा ठीकरा जो है वो जमात के ऊपर फोड़ दिया गया, और उसके बाद से वो एक दूसरे ही ट्रैक पे चला गया। उससे ऐतराज हो सकता है लोगों को, लेकिन उसका सबसे ज्यादा नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान उन लोगों को हुआ जो इस परेशानी में, या फिर कहें इस परेशानी की वजह से हो रही परेशानियों को लोगों तक और सरकार तक पहुंचाना चाहते थे, और टीवी पे दिखकर एक मैसेज देना चाहते थे कि उन तक मदद पहुंचे, वो कहीं पीछे छूट गया। तो वो एक कमी रह गई है, और वो अब भी वो ट्रेंड जारी है। एक दो चैनलों को छोड़ दें, इसमें अपने चैनल का नाम लेना थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि आप ये कहते हैं कि अपनी ही आप तारीफ किए जा रहे हैं, लेकिन अगर आप NDTV को छोड़ दें तो लोगों की परेशानी कहीं कम नहीं हो रही। कल से लेकर आज तक में अगर देखें तो 14 या 16 मजदूरों की मौत अलग अलग सड़क हादसों में हो चुकी है। लोग किस तरह से कई 100 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, वो दर्द पहुंचना चाहिए, और वो दर्द नहीं पहुंच रहा टीवी चैनलों के जरिए, क्योंकि पत्रकारिता सरोकार की होनी चाहिए, सरकार की नहीं होनी चाहिए। वहां पर थोड़ी सी कमी रह गई है, और थोड़ी नहीं ज्यादा कमी रह गई है। तो उस दिशा में अगर खबरें, आप ही जानते हैं, जब तक टीवी पे खबर नहीं आती, वीडियो पे नहीं आती, तब तक प्रशासन और तंत्र नहीं जागता है। तो उसे जगाने के लिए जो सोया हुआ है, वो कोशिश टीवी चैनल्स को और न्यूज चैनल्स को करनी चाहिए थी, जिसमें कहीं कमी रह गई है। जी। तो आपका कहने का तात्पर्य यह है कि जो असली इशू, जो माइग्रेंट वर्कर्स का जो इशू था, या जो हमारे गरीब भाई बहनों का जो इशू था, जो बड़े शहरों में रह रहे हैं, वो इशू कहीं मरकज के इशू के कारण डिस्काउंट हो गया है, और जो चीज आज से 1.5 महीने पहले होनी चाहिए थी वो अब हो रही है। बिल्कुल। देखिए, डिरेल तो कर दिया, इसमें जमात से जुड़े लोगों की भी बहुत बड़ी गलती, क्योंकि अगर आप जब मौका देंगे तो सामने वाला मौके के इंतजार में बैठा था, उसने वो मौका ग्रैब किया। अपनी जहालत और डिसीजन फैसला ना लेने की वजह से उन्होंने एक तो पूरी कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा कर दिया, और उसका असर आप देखते हैं कि किस तरह से मामला फैलाया गया। अब कोई सब्जी बेचने वाला भी जाता है तो उससे पहले बोलते हैं कि भाई आप अपना आई कार्ड दिखाओ, अगर मुसलमान है तो बाहर जाओ। कई तरह की वीडियोस वायरल हुए, आपने देखा होगा कि एक मौलवी साहब फल के ठेले पे थूक लगाते हुए फल पे दिख रहे थे। वो वीडियो बहुत पुराना था। वो मानसिक रूप से विक्षिप्त इंसान है। जो बहुत पैसे वाले होते थे तो वो नोट गिना करते थे, अब गरीबी में है तो वो इस तरह की चीजें करते हैं। चाहे थूकने वाला वीडियो था, वो भी काफी पुराना था, तो उसका नुकसान हुआ। लेकिन अब अगर देखें तो थोड़ा सा वापस लौटे हैं। लेकिन जिस बड़े पैमाने पर मजदूरों की, माइग्रेंट्स की, या फिर
जो लोग अपने अपने घरों को जाना चाहते हैं उन तक पहुंचने के लिए जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। आप और हम घर में बैठे हैं और बहुत अच्छा है कि कहना, यहाँ बैठकर ज्ञान देना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आपके पास भी वो सारी सुविधाएं हैं, हमारे पास भी। हम जो खाना चाहते हैं वो हम खाते हैं, जहां जाना चाहते हैं उसकी भी इजाजत हमारे पास। लेकिन आप एक बात सोचिए कि एक कमरे में अगर हम 6 लोग रह रहे होते और हमारा घर बिहार, जो जहां से मैं कटिहार से आता हूँ, अगर हमारे माँ बाप और पूरा परिवार वहां रहता, तो अब मेरी फ्रस्ट्रेशन का अंदाजा लगाइए। तो एक इंसान के तौर पर भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि हर जगह लॉजिक नहीं चलता है। तो अगर लॉजिक की बात करें तो सरकार कहती है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, और जब ट्रेन खोला तो मिडिल बर्थ पे भी लोग बैठकर जा रहे हैं, तो पूरी फुल कैपेसिटी के साथ ट्रेन चल रही है। भाई जब वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है तो यहाँ पे जो ट्रक पे जा रहा है या ट्रक से जो कुचला जा रहा है, कई खबरें आप देख रहे होंगे एनडीटीवी पे, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं सेंसिटिव आदमी हूँ, बाकी मैं बाकियों का नहीं कह सकता, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और आप चाहते हैं कि शायद आप इनके लिए और कुछ कर पाते हैं इनकी खबरों को दिखाने के लिए। तो आपने एक बहुत करंट टॉपिक जो है, और हम पिछले 6-8 महीने साल भर से इस बारे में बहुत चर्चा हो रही है, जो आपने अभी इस समय बात की, वो है एक फेक न्यूज की, कि फेक न्यूज कैसे किस तरह यूज की जाती है, और उस चीज को हम किस तरीके से अपने अपने फायदे के लिए, लोग अपने अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस फेक न्यूज को किस तरह से काउंटर किया जाए। और एंड ज्यादातर लोग आज के टाइम में उसको अपने तरीके से यूज करते हैं, और उसमें मेरे ख्याल से मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है कि वो उस चीज की तह तक नहीं जाती है, उसकी द ट्रूथनेस बिहाइंड दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट, और उस वाक्य के पीछे असलियत क्या है उसका पता नहीं कर पा रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, फेक न्यूज अगर सोशल मीडिया का क्या था, जो बातें हम नुक्कड़ पे 4 दोस्तों के बीच किया करते थे, आपकी याद होगा आपको, जब कॉलेज में या स्कूल में हुआ करते थे, अब वो सोशल मीडिया पे हो रहा होता है। और अगर हम सोशल मीडिया के सबसे ज्यादा दुरुपयोग की बात करें, अगर सोशल मीडिया का किसी देश में सबसे ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है तो वो हिंदुस्तान है, ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिसमें हम लोग रहते हैं, उसमें हम शायद नंबर 1 पे आते हैं। हुआ क्या है कि हम अपनी अपनी विचारधारा और अपनी अपनी पसंद और नापसंद के हिसाब से दूसरे धर्म और दूसरे वर्ग के लोगों के लिए वो नफरत फैलाते हैं। और ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जिम्मेदारी सिर्फ आम लोगों पे और भक्त, भक्त से मेरा मतलब सिर्फ एक पार्टी या एक सरकार के भक्त से नहीं है। भक्त भी हर तरह तरह के होते हैं, कोई एक्स का होता है, कोई वाई का होता है, कोई जेड का होता है। हम लोगों में से भी हो सकता है कि हम भक्त हों लेकिन हम किसी अच्छी चीज के भक्त हों। तो हो क्या रहा है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए और अपनी कमियां और अपनी गलतियों और अपने ना कर किए गए कामों को छुपाने के लिए, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस फेक न्यूज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हर शख्स शामिल है। अगर ये कहें कि इस हमाम में हर कोई नंगा है तो ये गलत नहीं होगा। और ये आपने जो बोला है, इस हमाम में सब नंगे हैं। और दूसरी चीज एक और मैं सोच रहा था कि ये आवर कंट्री इज सो ह्यूज, इतना बड़ा देश है, इतनी न्यूज होती है, और आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि कौन सी न्यूज को किस तरीके से कहाँ से लिया जाए, उसकी तह तक कैसे जाया जाए, और फिर उसको दिखाया जाए। और उस पेशोपेश में मेरे हिसाब से काफी कुछ आप लोग मिस भी करते हैं। जैसे एक पीछे मैं मालेगांव के बारे में पढ़ रहा था कि यहाँ कैसे मालेगांव में 1-1.5 महीने के अंदर कुछ एक या दो न्यूज़पेपर्स ने उसको कवर किया है कि 1 या 2 महीने के अंदर पूरे साल भर की जितनी कब्र खुदती हैं उतनी खुद चुकी हैं। और केसेस जब देखे जाएं तो सिर्फ 12 या 13 केसेस हुए हैं, उस रिकॉर्डेड केसेस हैं। तो उस टाइप की कुछ न्यूज़ेस थे जो आई थिंक कहीं से हमें हाईलाइट करनी चाहिए थी, पर हो नहीं पाई बिकॉज of the flow of news or the whole challenge of so much news happening during this time. बिल्कुल, इसको देखिए, सबसे पहली बात, अगर पहला जो सवाल था आपका उसकी बात करें तो हमारे यहाँ जो भी खबर आती है वो किसी की भेजी गई खबर को जब तक 4 सोर्सेस से कंफर्म नहीं कर लिया जाता, जब तक हमारा रिपोर्टर उस पर मुहर नहीं लगा देता,
साइन अस्पताल की वो शॉट आया था जिसमें शव भी रखे थे और पेशेंट इलाज भी करा रहे थे, उस वक्त मैं ही एंकरिंग कर रहा था। तो वो खबर होल्ड करके रखी गई तब तक जब तक हमारे रिपोर्टर मुंबई के सुनील सिंह और बाकी लोगों ने उस पर मुहर नहीं लगा दी कि हाँ ये ऑथेंटिक खबर है। तो किसी की भेजी गई या किसी की फॉरवर्ड की गई खबर हमारे यहाँ कम से कम नहीं चलती जब तक उसे 1000 सोर्स से तय ना कर लिया जाए, इस बात की सत्यता ना हो जाए कि ये खबर सच में जेन्युइन है। रही बात खबरों का छूट जाना, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि आपके अपने लिमिटेशंस हैं। आपका 1 घंटे का बुलेटिन है, उसमें आपका अच्छा बड़ा चंक एडवर्टीजमेंट का है, उसके बाद का जो स्पॉन्सर कमिटमेंट्स हैं वो होते हैं, उसके बीच जो जगह बचती है, जैसे 1 घंटे में अगर हम देखें तो 25 मिनट का समय निकल कर आता है। होता क्या है कि बम्बार्डिंग होती है, अगर आप न्यूज रूम में हैं तो एक के बाद एक इतनी खबरें आ रही होती हैं कि उन सबको लगाना और उन सबको लगा करके उन खबरों के साथ इंसाफ करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये भी होता है जो आप कह रहे हैं कि बहुत सारी खबरें छूट जाती होंगी, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा इस पे कमेंट करने से बचूंगा क्योंकि मैं उस पद पे नहीं हूं जहां खबरों को लिए जाने और चलाए जाने की जिम्मेदारी आपके पास हो। तो आपके पास एक प्रॉपर डेटा होता है कि क्या रिसीव हुआ और क्या डिलीवर हुआ। तो हमें जो दिख रहा होता है जब हम न्यूज बुलेटिन में होते हैं तो एक रनडाउन होता है, उसमें बाकी चीजें हम देखते हैं तो हमारे सामने होती हैं। तो लेकिन हाँ ये बात भी सच है, अगर ये मैं कहूँ कि नहीं बहुत सारी खबरें नहीं छूटती तो ये भी गलत है। चलिए, हमने कोविड के बारे में, ये तो एक एंडलेस डिस्कशन है सर, जो इतना बड़ा दुनिया का चैलेंज है इस समय, और हम तो इस पे 2 दिन भी डिस्कशन करें तो कम है। मैं आपसे 2-3 अच्छी चीजों के बारे में बात करना चाहूंगा। आपका इस समय जिस हिसाब से एक सिविल सोसाइटी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स जो एक सामने देखने को मिली है, और जिस हिसाब से मैं सिर्फ कॉर्पोरेट वर्ल्ड की ही बात नहीं करूंगा, पर मैं कहूंगा इवन एक आम आदमी आगे आया है। हमें काफी सारी स्टोरीज मिल रही हैं। वो एक चेन्नई से एक अम्मा की स्टोरी आई है जो 1 रुपए में इडली दे रही हैं, और ऐसी कितनी सारी कहानियां हमारे सामने हैं जहां पे लोगों ने आके सपोर्ट किया है, डोनेशंस दी हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कि यह एक नई शुरुआत है for a civil society and a public-private partnership, and how people can come together to fight a challenge? देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये नया ट्रेंड है तो ये नया ट्रेंड नहीं, मैं आपसे उस मामले पे थोड़ी सहमत नहीं। जब इस देश में आपदा आई है, अब आप गुजरात का अर्थक्वेक ले लीजिए, बिहार का फ्लड ले लीजिए, या आप कोई भी एक पॉइंट पे उठा लीजिए, तो लोग आगे आए। और अगर ये कहना कि हर आदमी असंवेदनशील है तो ये सही नहीं है। वो असंवेदनशील इसलिए नजर आता है कि आपके जेब में 10 रुपए हैं और उस 10 रुपए के लिए आपको माँ के लिए दवा लानी है, तो आप वो 10 रुपए लाख जरूरतमंद आपको सड़क पे दिख जाए, आप खर्च नहीं कर सकते। तो मेरा हमेशा से ये है कि हम लोग जिंदा कौम हैं और जिंदा कौम में कुछ अच्छे लोग हैं जो हमेशा इस तरह के वक्त में लोगों के लिए काम आते हैं। अपनी मुंह से अपनी बात नहीं बताना चाहिए, लेकिन जब हम घर में बैठे होते हैं तो हम भी जितना अपनी क्षमता से कर पाते हैं हम जरूर करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस वक्त करते हैं, हम पूरे साल करते हैं। जब भी कोई हमारे दरवाजे कोई ऐसा जरूरतमंद आता है जिसकी जरूरत को देखकर लगता है कि इसकी मदद की जा सकती है, और अगर आप करने की स्थिति में है तो मुझे लगता है कि इस कोविड वाले मामले में हुआ क्या है कि ये इतनी प्रमुखता से क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पे पूरी दुनिया, आपने कभी सोचा होगा क्या? किसी ने नहीं सोचा होगा कि दुनिया ठहर जाएगी, बंद हो जाएगी, लोग घरों के अंदर रहेंगे। हिंदुस्तान का भी वही हाल है। तो हम लोग भी 50 दिन से ज्यादा का लॉकडाउन देख चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी त्रासदी है कि इसमें किया गया या फिर मदद के लिए बढ़े हाथ, इसलिए हमें ज्यादा नजर आ रहे हैं, इसलिए हमें ये लगता है कि ये नया ट्रेंड है। लेकिन हम एक जिंदा कौम है और एक संवेदनशील हृदय अपने दिल में रखते हैं, तो मदद करते रहे। आपने एक बहुत अच्छी चीज बोली अभी कि अपने मुंह से अपनी बात नहीं करनी चाहिए। मैं पीआर का इंडस्ट्री से हूं, तो हमेशा 2 स्कूल हैं इस चीज के पीछे। कुछ लोग ये मानते हैं कि जब आप डोनेट करने जाएं या अपना किसी को कुछ देने जाएं तो अपना कैमरा घर छोड़ के जाएं,
ये एक बहुत बड़ी कहावत है। पर उसका एक नजरिया और भी है कि अगर मैं करूंगा और मैं उसके बारे में बात करूंगा तो शायद मुझे देख के और भी 50 लोग इस चीज में जुड़े। तो आप किस किस चीज को ज्यादा तवज्जो देते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि अगर कोई एक संस्था कर रही है, जैसे मेरे कजन का, हमारे गांव में कुरशला गांव है हमारा, उसका एक एनजीओ है मंशा, वो जब करता है और वीडियो डालता है तो वो बात मेरी समझ में आती है, क्योंकि वो उस ट्रेड में है, वो एनजीओ है, वो अपने जेब से कोई भी आदमी ज्यादा दिन तक अफोर्ड नहीं कर सकता, चैरिटी नहीं कर सकता, तो उसे फंड चाहिए। उस फंड के लिए लोगों तक काम पहुंचाने की, अपने किए गए अच्छे काम या फिर जो कुछ वो कर रहा है उसका प्रचार की सख्त जरूरत है। तो वो ज्यादा से ज्यादा फंड आएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर पाएगा। लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर हम और आप मदद के लिए जा रहे हैं तो मत कीजिए। मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि हमेशा ये कहा जाता है कि जब किसी की मदद करो तो दाएं हाथ से करो, तो बाएं हाथ को नहीं पता चलना चाहिए। क्योंकि ये कहना कि अगर आप करते हुए दिखेंगे तो दूसरा इंस्पायर्ड होगा। एक बात याद रखिए, जिसे मदद करनी होगी ना, वो बिना किसी के देखे, किसी को फॉलो किए ही मदद करेगा। नहीं तो उसके सामने आप 1000 एग्जाम्पल्स रख दीजिए, किसी को अगर अपनी जेब से 2 रुपए नहीं निकालने हैं तो वो नहीं निकालेगा। तो मुझे बहुत लगता है कि सामने वाला, एक बात याद रखिए, हाथ वही फैलाता है, बहुत कम लोगों को छोड़ देते हैं जिन्हें मांगने की आदत, लेकिन जो हाथ फैलाता है वो कभी हाथ फैलाना नहीं चाहता। हम और आप कभी किसी से मांग नहीं सकते। तो ऐसे में उस आदमी की इज्जत और उसकी प्राइवेसी बनी रहनी चाहिए जिसकी आप मदद कर रहे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम न्यूज इंडस्ट्री की बात करते हैं थोड़ा बहुत। तारिक भाई, हैं जी। आपको क्या लग रहा है कि कोविड के बाद क्या होने वाला है? कॉर्पोरेट्स के बजट कम होने वाले हैं, पक्की बात है। मार्केटिंग बजट्स कम होंगे, स्पेंड शायद कम हो, और आपका ब्रॉडकास्ट चैनल चलाने का ऑफकोर्स खर्चे बहुत ज्यादा है। तो आपको क्या नए ट्रेंड समझ में आ रहे हैं? क्या आज की डेट में जो न्यूज इज ऑलरेडी बिकम अ कमोडिटी, क्या यह न्यूज और ज्यादा उसको कमोडिटी बन जाएगी? लोग, पैसे वाले लोग क्या न्यूज ज्यादा खरीद सकते हैं? क्या आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो ये है कि न्यूज की अगर हम बात करें, और न्यूज चैनल का अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में सिस्टम ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रचार पे ही, मिल रहे एडवर्टीजमेंट पे ही बेस्ड है। ये शुरू हुआ था कि आप वो सब्सक्राइबिंग, क्या कहते हैं उसको, वो फीस के लिए जो हुआ था डीटीएच में, मुझे नहीं पता कि उसका कितना फायदा न्यूज चैनल्स को हुआ। लेकिन न्यूज चैनल्स फाइनेंशियली हमेशा से बुरी हालत में रहे हैं, और अच्छे खासे लोग इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहे हैं, और पहले से गुजरते आए हैं, ये तो नया दौर है। लेकिन मेरा मानना है कि जब भी कोई ऐसी आपदा आती है तो जो कंपनीज और जो कॉर्पोरेट होता है वो सबसे ज्यादा पहले कैंची एडवर्टीजमेंट पे चलाता है, और जब वो एडवर्टीजमेंट पे कैंची चलती है तो वो आपके रेवेन्यू पे कैंची चल जाती है। तो ऐसा, जहां तक मेरी जानकारी है लोगों की, लोग अगर 100 रुपए कमाते थे टीवी चैनल, तो अब उनका रेवेन्यू 25 पैसे रह गया है। इतना गिर गया है, जबकि लोग ज्यादा टीवी देख रहे हैं। लेकिन ज्यादा टीवी देख रहे हैं, उस पर प्रचार अगर कोई अपने साबुन का, कार का प्रचार या वॉशिंग मशीन का प्रचार देता है, और या फिर खूबसूरत टी शर्ट का देता है, तो उसको कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि वो प्रचार देखकर मैं खरीदने नहीं जाऊंगा। तो वो एक संघर्ष तो है, और इस संघर्ष का नुकसान हो चुका है। कई जगहों पर सैलरी कट हो गई है, कई जगहों पर लोगों को कह दिया गया है कि आप घर बैठिए, हम आपको वापस बुलाएंगे, अभी फिलहाल आप लीव विदाउट पे। तो मुझे इस बात का डर है कि जैसे ही ये गुजरेगा, और गुजरने का दौर जितना लंबा होगा, कंपनीज, मीडिया हाउसेस उसके गुजरने का फिर इंतजार नहीं करें, फिर लोगों के घर जाने का सिलसिला शुरू होगा। क्योंकि अगर आप देखें तो 8 से 10 करोड़ कामगार हैं हिंदुस्तान में जिन्हें अप्रैल की सैलरी नहीं मिली। दुनिया की बात करें तो शायद 30 मिलियन लोगों ने अमेरिका में बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई किया है। 30 मिलियन का मतलब शायद 3 करोड़ होता है। उसके बाद ब्रिटेन की भी वही हालत है, 2.7 मिलियन का, मैं फिगर, आखिरी फिगर मुझे याद है। तो ये एक बड़े पैमाने पर नौकरी लेगा, और आप याद रखिए कि ये नौकरी सिर्फ असंगठित क्षेत्र की नहीं जाएगी, उनकी तो हमेशा वल्नरेबल रहती है। ये संगठित क्षेत्रों की भी जाएगी, जो सैलरीड लोग हैं हम आप जैसे, उनकी सैलरी भी, उनकी नौकरी भी जाएगी। और अगर बहुत किस्मत मार ले रहे, अगर बच गई,
तो कट छटा करके इतनी आएगी कि आप मुश्किल अपनी जिंदगी जी पाएंगे। तो अगर हम मीडिया की ओवरऑल बात करें तो ये हालत बुरी होने वाली है। ऑलरेडी बुरे दौर से गुजर रहा ये क्षेत्र क्षेत्र कहेंगे नहीं, ये फील्ड और बुरे दौर में जाएगा। क्योंकि हाँ सॉरी, एक चीज और जोड़ दें, क्योंकि सब ये कह रहे हैं कि ये दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी मंदी लेकर आएगा, या फिर कहें उस मंदी में हम मौजूद। आने वाले समय में आप इन सब चीजों को देखते हुए न्यूज रूम में क्या बदलाव देख रहे हैं? आप क्या सोच लग रहा है आपको कि जो एनडीटीवी का न्यूज रूम है समय, या किसी और चैनल का जो न्यूज रूम है समय, उसमें क्या बदलाव आ सकते हैं? उसमें आप क्या डिजिटल का ज्यादा पुश देख रहे हैं, ऑनलाइन का ज्यादा पुश देख रहे हैं? किस हिसाब से आपको उसमें चेंजेस देखेंगे? देखिए, ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो हर न्यूज चैनल का अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। हमारा भी कन्वर्जेंस है, ndtv.com है, और एनडीटीवी इंडिया का है एनडीटीवी डॉट, तो और हम नंबर 1 है। अगर आप ऑनलाइन अगर आप तो पीआर एजेंसी से आपको पता होगा वो कि एनडीटीवी लीडर है इसमें, ndtv.com उसका, और एनडीटीवी खबर.com, वो मुझे याद करने की कोशिश कर रहा था, ये हम लोग लीडर हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनडीटीवी के पास है, ये प्लेटफॉर्म हर चैनल के पास है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद साइज, मैं एनडीटीवी की बात सिर्फ नहीं करूंगा क्योंकि उसकी बात करने के लिए मैं ऑथराइज नहीं हूँ, और या फिर कहें मैं उस पद पे नहीं हूँ जहां आपको ये वो एक तस्वीर मैं आपके सामने रख पाऊं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद अब एक आदमी 4 काम करता हुआ दिखेगा, ज्यादा उसके ऊपर जो 6 घंटे काम करता था उससे 8 घंटे बोला जाएगा, और 8 घंटे में अगर वो 2 काम बोलता था बोला गया है तो उसको 6 काम बोला जाएगा। तो ये बदलाव मुझे लगता है हर जगह देखने को मिलेगा, और हमारे और आपके पास विकल्प होगा नहीं, क्योंकि जैसे ही वो आपको कहा जाएगा, जैसे आपकी सैलरी कट गई या हमारी कट गई या कट जाए, तो हम घर तो आएंगे नहीं, बोलेंगे हाँ भाई जो बाकी बचा है वो तो दे दो जिससे घर चल जाए। तो वो स्थिति तब भी होगी जो अब। शारिक भाई, ये तो हो गई न्यूज की दुनिया की। अब हम अगर इसी चीज को आगे लेके चलें लोगों के ऊपर, आपको क्या लग रहा है कि इसके बाद जैसे जो भी इस समय हुआ है और जो भी आगे होने वाला है इसके बाद, अभी बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, तो आप इतने सारे लोगों से बातचीत करते हैं, अलग अलग लेवल के लोगों से बात करते हैं, शहरों में बात करते हैं, गांवों में बात करते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, उस चीज में वो किस तरीके से इस चीज को देख रहे हैं? पूरा एक तो कोविड का रिस्पॉन्स को और दूसरे तरीके से उनका क्या फ्यूचर है? देखिए, अलग अलग तबके के लिए अलग अलग संघर्ष। जो तबका अभी सड़क पे है उसका संघर्ष अभी सिर्फ इतना है कि वो अपने गांव पहुंच जाए, जहां किसी तरह से उसको चावल और नमक मिल जाए या रोटी प्याज खा पाए। उसका संघर्ष वहां, उसका संघर्ष है कि वो अपने बीवी बच्चे तक पहुंचे और जिंदा पहुंचे। जो हादसे बता रहे हैं उसमें भी कई ऐसे बदनसीब हैं जो घर नहीं पहुंच पाए, तो उनका संघर्ष अलग है। उनको काम मिलेगा, ये उनके ऊपर है कि वो क्या उस गांव में ही रह जाते हैं या फिर वापस पलायन करते हैं बड़े बड़े शहरों की तरफ। रहा बात लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का, तो वो बेचारा हमेशा से पिसता रहा है, इस बार भी पिसता दिखेगा। और एक बात याद रखिए कि अगर हम सब जैसा जानते हैं, अगर मैं सही नहीं हूं, 1970 के बाद शायद सबसे बड़ी बेरोजगारी हम लोग झेल रहे थे। 45 सालों की सबसे बड़ी बेरोजगारी हिंदुस्तान में थी, जिसको गवर्नमेंट ने कभी एडमिट नहीं किया। लेकिन ये सच है कि नौकरियां नहीं थी और नौकरियां नहीं। और अब जब इतने बड़े पैमाने पे लोग आउट ऑफ वर्क, आउट ऑफ जॉब जाएंगे, तो वो भीड़ एक और बड़ा विकराल रूप लेगी। तो मेरा मानना है कि आने वाले दिन बहुत अच्छे और सुनहरे नहीं होने वाले हैं, क्योंकि देखिए सरकार की भी अपनी लिमिटेशंस हैं। हर बात के लिए आप सरकार को ब्लेम करें वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर कहीं से रेवेन्यू नहीं है, अब दिल्ली सरकार का रेवेन्यू 3500 करोड़ रुपया महीने का आता था टैक्स से, शायद अगर मुझे ठीक से याद है, वो मार्च या अप्रैल में आया 3500, ये 350 करोड़, तो 10% रह गया। और यही मजबूरी थी कि आपको वो दारू के ठेके, जिसको हम कहते हैं कि भाई शराब नहीं खुलना चाहिए, अब अर्थव्यवस्था वॉरियर वो नजर आते हैं हम। तो मुझे लगता है कि आने वाला वक्त बहुत बुरा होने वाला है, और भगवान करे कि मेरी इस बात
में कोई सत्यता या फिर मेरी बात ये सच साबित ना हो। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि अभी आप क्या चाहते हो कि कौन सी बात आपकी सही साबित ना हो, तो मैं ये बात चाहूंगा कि वो मेरी सही साबित ना हो। रोजगार रहे, हाथों को काम रहे, दो वक्त की रोटी रहे। मुझे लगता है कि अभी जो संघर्ष है वो गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, अच्छे जूते, अच्छा मोबाइल नहीं है। अब मिडिल क्लास का तबका भी सिर्फ दो रोटी सुकून और इज्जत के साथ घर में खाना चाहता है। आपको भी पता होगा, आपने एनडीटीवी पर खबरें देखी होंगी कि एक बड़ा लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास जो राशन की दुकान पे गवर्नमेंट का राशन लेने नहीं जाता था, अब वो तबका उस लाइन में खड़ा है जहां उसे 5 किलो 6 किलो चावल या गेहूं मिलेगा, या फिर 1 किलो दाल मिलेगा, या 1 किलो तेल मिलेगा। तो ये दिन बुरे होने वाले हैं और मुझे लगता है कि हर इस बुरे दिन के लिए हर किसी को तैयार रहना चाहिए। और मैं कहता हूं कि अगर आपकी जेब में 100 रुपए हैं तो जाकर के आप मैग्नम चॉकलेट मत खाइए, उसको बचा के रखिए जेब में, शायद आगे उसकी ज्यादा जरूरत पड़े आप। हम तो यही प्रार्थना भी करते हैं, दुआ भी मांगते हैं कि आपकी ये बात सत्य ना हो, पहली चीज। और दूसरी चीज ये हो कि इकोनॉमी के लिए कंजम्पशन बहुत जरूरी है, और जी इस बिल्कुल। इसीलिए इसीलिए जल्दी से जल्दी ये सब चीजों से हम बाहर आए, इकोनॉमी वापस आए, हमारे मजदूर भाई जो घर जा चुके हैं वो खुशी खुशी वापस आए, काम करें, बिकॉज बिल्कुल, उनके बिना तो इकोनॉमी कभी भी नहीं उठ सकती। वो इंडस्ट्री खुल ही नहीं सकती। सो अब ये बात सही है कि उनको वापस लाना भी उतना आसान नहीं होगा, नहीं होगा। कि वो अभी जो जा आज रहा है। इसमें बीच में रोकना चाहूंगा आपको, अभी डब्ल्यूएचओ की आज आज एक स्टेटमेंट में देख रहा था जो टीवी चैनल पे भी चल रहा है कि कोरोना नहीं जाने वाला, कोरोना हमेशा के लिए नहीं जाने वाला, ये अब रहेगा। तो इसके साथ जीने की आदत डाल दीजिए। वैक्सीन का इंतजार है, लेकिन वैक्सीन के बाद भी क्या स्थिति बनती है, तो डब्ल्यूएचओ का स्टेटमेंट है वो आप तक पहुंचा होगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना इज गोइंग टू स्टे, जो एक बुरी खबर। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आप जबकि बिकॉज आप न्यूज मीडिया से, हमें इस चीज को और आगे लेके जाना चाहिए, लोगों के अंदर अवेयरनेस डालनी चाहिए, और हिंदुस्तान में बहुत जरूरी है, क्योंकि जो जिस दिन दिल्ली के अंदर शराब के ठेके खुले थे, जो देखने को मिला वो बिल्कुल एक अनवांटेड सीन था। हम दिल्ली के लोग जो पढ़े लिखों में आते हैं, अगर वो ऐसी हरकत करेंगे तो पूरे हिंदुस्तान का क्या होगा। और आई थिंक ये एक अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, जिसमें आपका एक बहुत बड़ा रोल है एज अ मीडिया। देखिए मैं एक बात बताऊं, हम सब लोग आदतों के गुलाम, अपनी आदतों के गुलाम हैं, और आदतें अलग अलग तरह की होती हैं। आपकी अलग तरह की होगी, मेरी अलग तरह की, एक्स की अलग तरह की, वाई की एक तरह की। अब जो शराब पीता है, अब आप उसकी उसकी बेचैनी का अंदाजा लगाइए। जो मौतें हुई हैं, उन मौतों में कुछ परसेंटेज उनका भी है जो शराब की तड़प में तड़पते हुए चले गए। तो जब भी कोई चीज ऐसे खुलती है, एक बात याद रखिए, जब आप किसी बाड़े में बंद हो और वो खोल दिया जाए तो वो पूरा हुजूम बाहर जाता है। तो वही हुजूम बाहर निकला था, 1-2 दिन वो नजर आया, लेकिन अगर अब हमने परसों जाकर एक खबर की थी, तो अब 2-4 लोग ही लाइन में लगे नजर आते हैं। तो और यही वजह भी थी कि दिल्ली सरकार ने 100 का 170 कर दिया है। तो मुझे लगता है कि ये बस समझने की जरूरत है कि अगर कोई चीज खुली है तो वो खुली रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये 1 घंटे के लिए खुली है तो भाई जाकर घुस जाओ, किसी भी चीज के लिए। अब जैसे लॉकडाउन की घोषणा हो गई, लॉकडाउन हो जाएगा, लॉकडाउन हो जाएगा। मैं सेक्टर 50 निकला ऐसे ही अपने घूमने के लिए, तो देखा कि ऐसा लगा जैसे मधुमक्खियां भन बना रही हो, वो दूध की दुकान पे, राशन की दुकान पे, फल की दुकान पे, सब्जी की दुकान पे। तो मैंने कहा भाई ये तो खुला रहेगा। नहीं, वो प्रधानमंत्री नहीं बोले। मैंने कहा भाई एक बात बताओ कि अगर ये सब 40 दिन के लिए बंद कर दिया जाए तो लोग घर में मर जाएगा ना भूखा। मजा है आदमी, बिल्कुल। तो हम आदतों के गुलाम हैं। तो मुझे लगता है कि ये बात हमारे और आपके जरिए लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि कोई चीज अगर खुल रही है या खोली गई है तो वो खुली रहेगी। जैसे आपने 40 दिन गुजार दिया, कुछ घंटे और गुजार दीजिए और अपनी हाँ, जिंदगी का ध्यान रखिए। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ आज एजेंसी रिपोर्टर के एक नए एपिसोड में, नए वेबिनार में, मिस्टर शारिक खान फ्रॉम एनडीटीवी इंडिया। थैंक यू शारिक फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। इट वाज रियली इंटरेस्टिंग एंड इन डेप्थ, यू नो इन डेप्थ डिस्कशन ऑन वेरियस टॉपिक्स, कोविड से लेके एडवर्टाइजिंग दुनिया के लिए, कॉर्पोरेट के लिए, और आम आदमी के लिए। आई थिंक आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसमें आने के लिए, एंड look forward to talk to you again soon.
Thank you. शुक्रिया, शुक्रिया, बुलाने के लिए शुक्रिया।